वालेकुम सलाम आ, सर। आवाज़ ठीक आ रही है? सर थोड़ी सी कम आ रही है आवाज़ पहले से ना। अब ठीक है? अब ठीक है सर। ओके। लास्ट क्लास में से कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फर्दर जो है ना क्वेश्चंस की तरफ, वो सॉरी लेक्चर की तरफ। मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में से कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे, हम फर्दर विदाउट एनी डिले चलते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि हम मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे, मेथडोलॉजी से पहले हम सैंपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सैंपल से पहले मतलब ओवरव्यू में थोड़ा सा दे दूं, हमारे यहाँ सैंपल साइज के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो अजमतुल्लाह काइंडली अपना माइक ना ऑफ कर लें, शुक्रिया। आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? काइंडली बता दें, मुझे तो थोड़ी सी स्लो आ रही है, शायद मेरी हड्डी में इशू ना हो। आज वैसे थोड़ी सी आवाज़ का इशू रहेगा, मैं क्योंकि थोड़ा सा है ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज की पॉसिबिलिटी ओके सर, मैक्सिमम। ओके सर। हाँ, बाकी समझ सही आ रही है, ठीक, कोई इशू नहीं है। ओके। हमारे पास, आप सबको पता है, हमारे पास सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो स्ट्रेटेजीज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कराने लगा हूँ आप सबको, ताकि हमारे लिए क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि मोस्टली हम स्टडी में सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। अब आपके पास मेजर जो इसकी क्लासिफिकेशन है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज हमारे पास होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास इशू ये है कि हम ये मोस्टली 99% मेरे ख्याल में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं, और हमारी जो सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी होती है वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी दरअसल आपकी ऐसी टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज का सेट बनता है जिसमें आपका सैंपल साइज का जो नंबर है वो नोन नहीं होता। जब आपको सैंपल साइज का नंबर और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो नोन ना हो तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज में से कोई एक सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। जब आपको आपकी पॉपुलेशन जिन पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उनका नंबर नोन हो और उनकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास एक्सेसिबल हो, आप उसे एक्सेस कर सकते हो, तब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज में से कोई एक यूज करते हो। मोस्टली हमें पॉपुलेशन का नंबर नोन नहीं होता, जैसे हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे करते हैं, पेशेंट पे करते हैं, किसी क्लिनिकल डिसऑर्डर पे करते हैं, केयर गिवर पे करते हैं, किसी भी चीज़ पे, किसी एजुकेशन के प्रोग्राम पे करते हैं, मतलब हमारे पास सैंपल नोन नहीं होता, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी की कोई एक टाइप यूज करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज में से हमारे पास जो टाइप्स हैं, सबसे ज्यादा यूज होती है कन्वीनियंट, पर्पसिव, पर्पसिव, कोटा और सिक्वेंशियल। ये हमारे पास ज्यादातर यूज होती हैं और हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं पर्पसिव और कन्वीनियंट सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को। पर्पसिव सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी दरअसल मैंने इनकी स्लाइड्स इसलिए पहले नहीं बनाई थी, मुझे था कि मैं ओवर शायद मैं सैंपल साइज डिस्कस करूंगा, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि जब मैंने क्लास स्टार्ट करने लगा तो आपके लिए आसानी होगी कि मैं सैंपल स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस कर दूं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी दरअसल आप आपकी जो पॉपुलेशन का नंबर नोन होता है और इन उनमें से जो आपको इजी टू रिक्रूट होते हैं और आपका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता टू रिक्रूट योर सैंपल, तो आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं, अगर आपकी रिसर्च में कुछ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है रिगार्डिंग योर पॉपुलेशन, का आप उसमें से सैंपल अपनी पॉपुलेशन में से किस इंक्लूजन एक्सक्लूजन के तहत अपना सैंपल रिक्रूट करेंगे, तो आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग नाम से ज़ाहिर है वो पार्टिसिपेंट जो आपका पर्पस फुलफिल कर रहा हो, वो पार्टिसिपेंट जो आपका पर्पस फुलफिल कर रहा हो, वो
आपकी पॉपुलेशन का एलिमेंट, वो आपकी पॉपुलेशन का इंडिविजुअल जो आपकी रिसर्च का पर्पस फुलफिल कर रहा हो, वो पर्पस सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के तहत रिक्रूट होगा। जैसे अगर आपकी रिसर्च में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है और आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग लिख दी है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आपकी रिसर्च में कुछ पर्पस है टू रिक्रूट योर सैंपल, तो आप पर्पस सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी करते हैं। आपका जब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, तब आप पर्पस सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो होप सो कन्वीनियंट और पर्पस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब आपकी रिसर्च में सिंपल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है तो पर्पस नहीं है तो आप कन्वीनियंट। 99% हमारे पास पर जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है। उसके बाद सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल मोर लाइक पर्पसिव है। आपके रिसर्च का सेट इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसका डिफरेंस सिर्फ ये है, हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि जब तक हमारे पास न्यू इंफॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए तब तक हम अपना डेटा कलेक्शन स्टार्ट रखते हैं। लेकिन पर्पसिव में हम किसी एक सेट क्राइटेरिया के तहत, वो जी पावर कैलकुलेटर हो सकता है, उसके तहत आपने सैंपल साइज डिसाइड किया होता है कि मुझे 150 लोग चाहिए, मुझे 50 लोग चाहिए, 70 लोग चाहिए। किसी भी क्राइटेरिया के तहत ऑलरेडी आपने सैंपल का नंबर जाना होता है, तो उसके तहत जब आप रिक्रूट करते हैं सेट क्राइटेरिया को, जो लोग फुलफिल कर रहे हो, तब आप पर्पसिव करते हैं। लेकिन सिक्वेंशियल सैम्पलिंग आपका सेट क्राइटेरिया एक कंडीशन होना लाजिम है, लेकिन आप डेटा किसी कैलकुलेटर के तहत किसी सेट क्राइटेरिया पे नहीं डिसाइड करते। आप डेटा तब तक कलेक्ट करते हैं जब तक आपके पास न्यू इंफॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए। इसको कहते हैं रिसर्च में टिल द पॉइंट डेटा कलेक्शन टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मतलब जहाँ पे आपके डेटा के अंदर सैचुरेशन ना आ जाए, उसको हम, अगर ऐसा आप करेंगे तो सिक्वेंशियल सैम्पलिंग होती है, और ज्यादातर क्वालिटेटिव पोर्शन में यूज होती है। और कोटा सैम्पलिंग दरअसल आपकी ऐसी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप डिफरेंट, लेट्स सपोज आप ऐसे सैंपल पे, ऐसी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें जो फॉर एग्जांपल आप जेंडर के रेलिवेंट देखना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है यार इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मेल फीमेल। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 20 से 40 ईयर्स के लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि 20 से 30 तक जो लोग हैं वो 50 मेल होने चाहिए, आपके पास 50 मेल्स होने चाहिए, यानी और 20 से 30 तक 50 फीमेल्स होनी चाहिए। और इसी तरह फिर आप 30 टू 40 आपका मेल और फीमेल की रेशो हो जाएगी। अगर आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो आप कोटा सैम्पलिंग करेंगे। मतलब कोटा ऑलरेडी डिसाइडेड है। जिस तरह हम किसी यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो वहाँ पे कोटा की सीट्स होती हैं, तो कोटा ऑलरेडी डिसाइडेड होता है आपके पास, उस कोटा में से आपने कितने लोग लेने हैं, मतलब मेल्स कितनी लेने हैं, फीमेल्स कितनी आपने रिक्रूट करने हैं। तो ये हमारे पास जब इस तरह की आप सैम्पलिंग स्ट्रेटेजीज करते हैं जिसमें आपके सैंपल के सबसेट हों और हर सबसेट का नंबर आप डिसाइड करके लेने जा रहे हो, तब आप कोटा सैम्पलिंग करें। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर ये सीक्वेंशियल का थोड़ा सा रिपीट कर दे सर। इसका सीक्वेंशियल सर, सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल ना, जब आपकी स्टडी में लाइक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो, मतलब आप कोई ना कोई क्राइटेरिया है कि कौन सी एज रेंज के लोग लेंगे, या मतलब उसके बाद कोई और क्राइटेरिया के पार्ट टाइम जॉब ना करते हो, मैरिड ना हो, मेंटल डिसेबिलिटी ना हो, फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो, अच्छे एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग लेंगे। ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। पर्पस में जस्ट आपके पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, और साथ आपके पास जो नंबर है या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपने कितने लेने हैं, ये आपने डिसाइड डिफरेंट किसी टेक्निक के थ्रू आप डिसाइड करते हैं। वो टेक्निक्स आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको 150 लोग चाहिए, 200 लोग चाहिए, उस टेक्निक के थ्रू आप डिसाइड करके जब चलते हैं तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है। लेकिन जब आपके पास
इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो और आप डेटा कलेक्ट करो। ये हमारे पास कोटा सैंपलिंग है। टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है कि जब आपके पास न्यू इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए, और ये ज्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज होता है। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी में आपको पता है हमारे पास असल में हम यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग होती है। और यहाँ स्ट्रैटिफाइड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपके पास असल में हम रिसर्च में रैंडम 2 दफा यूज करते हैं ओवरऑल, मोस्टली मतलब 2 दफा यूज होती है। एक होती है रैंडम असाइनमेंट ऑफ ग्रुप, एक होती है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम असाइनमेंट ऑफ ग्रुप हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के लोग डिसाइड कर रहे हों कि कौन सा पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल कंट्रोल ग्रुप में होगा और कौन सा इंडिविजुअल आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा। वो रैंडम का मतलब, जो रैंडम आप लोग मतलब रैंडमली, जिसे हम इंग्लिश में जिसका मतलब बनता है रैंडमली हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का मतलब वो नहीं है। हम ये समझते हैं मोस्टली कि रैंडमली लोगों को ले लेना वो आपकी सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। नहीं, वो आपकी कन्वीनियंट सैंपलिंग है। ठीक है, अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि आपके पास पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आपने कभी अपने अटेंडेंस रजिस्टर देखे हो तो वैसे सीरियल वाइज आपके पास पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन होती है। तो अब आप, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्ट्रेटेजी तब यूज होती है जब आपके पास पॉपुलेशन का नंबर और नोन हो और इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हो। तो आप उस पॉपुलेशन को सारी इंफॉर्मेशन को एक किसी शीट के अंदर सेट करके उनको सीरियल नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे 1 पे लतीफ हो गया, सेकंड पे इसहाक हो गया, फोर्थ पे लेट्स सपोज जिया हो गया, फिफ्थ पे लेट्स सपोज अली हो गया, मूसा हो गया। तो अब ये मतलब आपके पास लिस्ट है। तो इनमें से आपने रैंडमली डिसाइड करने हैं पार्टिसिपेंट। तो आपके पास गूगल के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेटर पड़े हैं, वहाँ पे आप सिंपल अपना सैंपल रिक्वायर्ड सैंपल साइज बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बताते हैं। तो वो आपको नंबर बता देता है कि ये वाले नंबर वाले लोग आप रिक्रूट कर लें। जैसे वो हो सकता है आपको बता दे 2 नंबर वाला, 4th नंबर वाला और 5th नंबर वाला जो पार्टिसिपेंट है ये आपकी स्टडी का हिस्सा होगा। तो ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग थोड़ी सी ये सिस्टमैटिक है। इसमें आप एक नंबर डिसाइड करते हैं, वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सैंपल। फॉर एग्जांपल 900 लोग टोटल हैं, आपको 300 चाहिए तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये अब आपका आपकी लिस्ट में हर तीसरा पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी का सैंपल है। तो ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जैसे 200 है, तो यहाँ पे आपके पास शायद मे भी कोई मेरे ख्याल में 4.5 बने। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि अगर 4.5 है तो आप 4th पार्टिसिपेंट भी रिक्रूट कर सकते हैं, 5th पार्टिसिपेंट भी रिक्रूट कर सकते हैं, क्योंकि 4.5 का कोई हमारे पास और इस तरह की जो डिजिट है।
तो वैसे डिसाइडेड ये है कि अगर मतलब 0.5 से स्मॉलर हो तो प्रीवियस नंबर आप ले लें, कुछ रिसर्चर का ये कहना है, और 0.5 से ग्रेटर हो वैल्यू तो आप अपर वाला ले लें। अगर लेट्स सपोज 4.45 हो तो आप मतलब 4 वाला ले लें, और 4.55 हो तो आप अपर ले लें। अगर 4.55 डिपेंड्स ऑन कि आप रैंडमली कोई एक बंदा उनमें से डिसाइड कोई एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, ज्यादातर हम यूज करते हैं। ओके, मैं बता देता हूँ, ज्यादातर हम यूज करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का फार्मूला यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सैंपल। कि आपको सैंपल साइज कितनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 900 लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के, और आपने उनमें से 300 लोग लेने हैं, तो आपके पास 3 का डिजिट आ गया है। तो अब आप इस लिस्ट में से जो आपने बनाई हुई है उसमें से हर तीसरा पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी का हिस्सा होगा। ठीक हो गया सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। सर ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो हमने इस तरह कुलिया लगा के निकाली फॉर्मूले के थ्रू। जी, जो आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बताई है वो हम गूगल से अलावा खुद भी कर सकते हैं, वो मतलब ऐसे लकी ही ड्रा भी कर सकते हैं, उसका मतलब कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सर आपने ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताया कि हम उस वक्त करते हैं जब हमें पॉपुलेशन का पता है, पॉपुलेशन पता होने का क्या मतलब टोटल पॉपुलेशन या वो सैंपल जो हमें चाहिए उसका नहीं नंबर नहीं की नहीं बात नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं, आप? जब आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे आप एमफिल के हैं तो आपकी क्लास पे कोई रिसर्च कर रहा है यस सर। तो वो सिंपल रैंडम होगी। लेकिन अगर आपके इदारे पे कोई रिसर्च कर रहा है वो भी सिंपल रैंडम होगी। अगर लेकिन वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे कर रहा है तो उसका जो है ना उसका नहीं पता चल सकता हमें। ठीक। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का आपको पता चल सकता है? नो सर। आपको किसी डिजीज का पता चल सकता है कि कितना उन लोगों तक इंफॉर्मेशन जा सकती है आपकी? नो सर। तो यही वजह है कि उसको हम उस तरह फिर नहीं मतलब वो कर सकते। ये सिंपल तरीका है कि हमारे पास ये होता है। एक आप में से किसी पार्टिसिपेंट ने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी सुनी है? ये सर सुनी है मैंने। जी गुड, क्या होती है? सर डिफरेंट स्टेजेस पे वो हम एक तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग जो करते हैं उसमें भी करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, और डिफरेंट स्टेजेस पे ये सिस्टमेटिक का भी इसमें भी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो सकती है सर। गुड। हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ stages पे एक्चुअली आई एम सैम्पलिंग सॉरी कर यार, देते हैं, एक मेरी स्टेज साइड पे से शोर ज्यादा है, जस्ट मुझे 2 मिनट दें। एक्चुअली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी जैसे इन्होंने बताया, इसी तरह स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी मैं पहले बताना भूल गया हूँ। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी दरअसल जिस तरह कोटा सैम्पलिंग है, अगर आपके मतलब ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप पुलिस ऑफिसर्स पे काम कर रहे हैं और आपके पास पॉपुलेशन का नंबर भी नोन है, इंफॉर्मेशन तक भी एक्सेस है, तो आपके पास फीमेल की रिप्रेजेंटेशन मेल की निस्बत कम है। तो अब ये ना हो कि आपके पास जो सिंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के तहत जो आप डेटा रिक्रूट करो तो सारे मेल ही आ जाएं, तो फिर आप कोटा सैम्पलिंग की तरह डिसाइड कर लेते हो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कि आपको मेल कितने चाहिए, फीमेल कितने चाहिए। तो उस कोटा को डिसाइड करने के बाद फिर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डेटा रिक्रूट करते हो। इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। और जैसे एक पार्टिसिपेंट ने हमारे बताया भी है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, एक्चुअली हम सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी बहुत गलत तरीके से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे कर रहा हूँ तो मैं अपने राइटअप में कहीं पे भी नहीं बताता कि मैं यूनिवर्सिटी मतलब वैसे रैंडमली बता देता हूँ कि मैं बीजीयू से डेटा ले लूंगा, मैं जो है ना
और किसी मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से डेटा ले लूंगा, तो मतलब किस बेस पे आपने पाकिस्तान में ये 2 यूनिवर्सिटीज डिसाइड की? तो ऐसा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मोहल्ला, शहर, टाउन पहले डिसाइड करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग स्ट्रेटेजी। उसमें मल्टी स्टेज सैंपलिंग स्ट्रेटेजी कोई सैंपलिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, दरअसल उस सैंपल तक एक्सेस करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरना होता है। जैसे कि आपको यूनिवर्सिटीज हो सकता है कन्वीनियंट सैंपलिंग स्ट्रेटेजी के तहत रिक्रूट करनी हो, लेकिन उसमें से जो पार्टिसिपेंट हैं वो पर्पजल सैंपलिंग के तहत रिक्रूट करने हो, तो इसको हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। मतलब मल्टी स्टेज सैंपलिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि एक से ज्यादा स्टेजेस हो, सिंगल स्टेज सैंपलिंग स्ट्रेटेजी ना हो कि जस्ट पर्पजल सैंपलिंग स्ट्रेटेजी विल बी यूज्ड टू रिक्रूट द पार्टिसिपेंट। तो आप हो सकता है कि पर्पजली तो लोग ले रहे हो, आपको लोग लेने के लिए तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो, लेकिन जहां पे लोग रहते हैं, मोहल्ले में, शहर में, इदारे में, वो आप कन्वीनियंटली कर रहे हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? सर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब यही है कि मतलब एक ही जब सैम्पलिंग कर रहे होंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग यूज कर रहे होंगे। जी जी, पहले आप मतलब अपर लेवल पे डिसाइड करेंगे कि आपने किसके तहत मतलब किस सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के तहत चलना है, और नेक्स्ट फिर आप पार्टिसिपेंट तक टारगेट करेंगे, तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। सर मतलब ये एक क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज। सर अगर इसको भी हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग कह सकते हैं, फर्क करके हमने पहले स्टेटस को डिफाइन किया सैंपलिंग को। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा रिपीट कर देंगे काइंडली? हेलो सर, आप सुन रहे हैं मुझे सर? अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, पहले आवाज कट रही थी, काइंडली आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे मुझे? सर क्वेश्चन ये है मेरा कि फर्ज करें हम पहले स्टेटस को ले लेते हैं पॉपुलेशन में से, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में फर्ज करें, और फिर स्ट्रेटा में से हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो इसको भी हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग कह सकते हैं। मतलब एक सैंपलिंग मेथड को दूसरे में वो इंजेक्ट कर लेते हैं या उसमें यूज कर लेते हैं। नहीं, इसका देखिए नाम ही डिसाइडेड है, स्टेटा का मतलब यही है कि इसमें मल्टी स्टेज होगी, ठीक है ना। उसका स्ट्रेटिफाइड का मतलब वही है, उसका मल्टी स्टेज नहीं कह सकते, उसका नाम ही यही है कि पहले आपने स्टेटा डिसाइड करना है, फिर स्टेटा में से किसी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के तहत आपने करना है। वरना तो हम कोटा में भी मतलब यही कर सकते हैं कि हम डिफरेंट वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप स्टेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी अंदर यूज करेंगे, तो वो आपने अपनी सैंपल डिस्क्रिप्शन में बतानी होती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी की जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो ये है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि पहले हायर लेवल पे डिसाइड करना, फिर सिंपली जाके उसको रिक्रूट करना। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मोहल्ला है, तो मतलब इसको डिसाइड करना। फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर के करीब वाली यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर लेते हैं, तो वो आप कन्वीनियंटली डिसाइड करेंगे, लेकिन उनमें से आपकी स्टडी का फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताता है कि आप पर्पसफुली उनके पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके। यस सर। यस सर। अब हम डिसाइड करेंगे कि सैंपल एंड हम डिसाइड करेंगे कि हम सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सैंपल साइज डिसाइड करने के हमारे पास डिफरेंट वे है। एक है सिंपल, मतलब फर्स्ट जनरेशन एनालिसिस के लिए जो आप सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, फिर सेकंड जनरेशन एनालिसिस के लिए आप सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। तो आज हम एक उनमें से जी पावर कैलकुलेटर है, एक डैनियल सोपर कैलकुलेटर है, तो हम ये दोनों ब्रीफली देखेंगे
फिर SCM के लिए भी हमारे पास जैक्सन एंड क्लाइन का फार्मूला है, और डैनियल सोपर का जो है ना मेथड है, कैलकुलेटर है दरअसल सैंपल साइज कैलकुलेट करने का। हम यहाँ से टेस्ट फैमिली सिलेक्ट करते हैं। अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अनोवा या रिग्रेशन एनालिसिस, तो आप यहाँ पे F टेस्ट सिलेक्ट करते हैं टेस्ट फैमिली में से, ठीक है। और ये ऑनलाइन मिल जाता है, फ्री है, आप डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप रिग्रेशन कर रहे हैं तो आप लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन फिक्स्ड मॉडल आर स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम जीरो करते हैं। करने के बाद अब ये आपसे कुछ मांगता है कि आपने ये, अब मैंने जहाँ पे सिलेक्ट किया इफेक्ट साइज, तो इफेक्ट साइज 3 लेवल पे होते हैं। लार्ज वो रिकमेंडेड नहीं है कि लार्ज इफेक्ट साइज पे आप सैंपल साइज करें। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जब आप एजुकेशन रिलेटेड कोई मतलब जैसे डिग्री के लिए आप थीसिस करते हैं तो उसके लिए आपको मीडियम इफेक्ट साइज सफिशिएंट समझा जाता है, क्योंकि वो आपके पर्सनल रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई फंडेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्मॉल इफेक्ट साइज के साथ चलें। तो इफेक्ट साइज का मतलब होता है कि आपका मिनिमम इफेक्ट साइज भी अगर, मिनिमम रिलेशनशिप भी अगर उन वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है तो उस सैंपल साइज पे डिटेक्ट हो जाएगा, अगर आपने सैंपल से डेटा एज पर APA गाइडलाइंस कलेक्ट किया है, ठीक है। अब वैसे आप 1500 का डेटा कलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपने एज पर APA गाइडलाइन कलेक्ट नहीं किया तो वो आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप मीडियम इफेक्ट साइज डिफॉल्टेड होता है, तो आप मीडियम इफेक्ट साइज के साथ एक दफा हम सैंपल साइज देख लेंगे, फिर हम स्मॉल के साथ देखेंगे। दूसरी जो चीज चेंज करने वाली होती है वो ये है, जो आपके सामने नंबर ऑफ प्रेडिक्टर शायद शो हो रहे हैं शो नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे 2 डिफॉल्टेड होते हैं, लेकिन आपने खुद से डिसाइड करना होता है कि आपके नंबर ऑफ प्रेडिक्टर किस तरह डिसाइड होंगे। तो नंबर ऑफ प्रेडिक्टर दरअसल आप सम कर लेते हैं अपने आईवीज को, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सम करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ प्रेडिक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको गौर कर तलब है, वो ये है कि नंबर ऑफ प्रेडिक्टर में जस्ट आपके ओवरऑल प्रेडिक्टर नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम कर रहे हैं, तो पर्सनालिटी ट्रेट्स के हमारे पास 5 डायरेक्शंस हैं, मतलब 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज हैं। तो अब आपके एक वेरिएबल के 5 वेरिएबल हैं, तो आप यहाँ पे सब स्केल को भी एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह प्रिंटिंग स्टाइल्स हैं, तो प्रिंटिंग स्टाइल्स के आपके पास कितने स्टाइल हैं? 3 स्टाइल्स हैं। तो अब वो प्रिंटिंग स्टाइल अकेला प्रेडिक्टर नहीं है, प्रिंटिंग स्टाइल आपके 3 प्रेडिक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पर टॉपिक लेके चलता हूँ, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, प्रिंटिंग स्टाइल्स एंड मेंटल वेलबींग, ये टॉपिक है। तो पर्सनालिटी ट्रेट के 5 सब स्केल हैं, तो 5 प्रेडिक्टर हो गए, और प्रिंटिंग स्टाइल के आपके पास 3 प्रेडिक्टर हो गए। 5 + 3 कितने हो गए? 8 प्रेडिक्टर हो गए। और प्रेडिक्टर के लिए एक और चीज जो हमें ऐड करनी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे प्रेडिक्टर के लिए मैंने आपको बताया, एक तो आपके पास नंबर ऑफ आईवीज,
हमारे पास नंबर ऑफ आईवीज और सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक, लिटरेचर बेस्ड सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी आपका एक डेमोग्राफिक एक प्रेडिक्टर के तौर पे सम होता है। तो अब आपके पास ये देखें 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए, 3 प्रिंटिंग स्टाइल्स आपके पास हो गए। तो ये आपके पास जो है ना मिल के कितने बने आपके पास, मिल के ये बनने 8। लेकिन मिसाल के तौर पे आपके 3 डेमोग्राफिक वेरिएबल थे, एज, जेंडर और फैमिली सिस्टम। 3 + 3 + 5 कितने हो गए आपके 11। तो अब आपने 11 प्रोडिक्टर ऐड करने हैं, मतलब इसी तरह आपने ऐड करने हैं। मैं तो एक आपके सामने डमी जो है ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास 11 प्रोडिक्टर हो गए, आपने सिंपल कैलकुलेट करना। तो आपको 11 प्रेडिक्टर के बेस पे टोटल सैंपल साइज चाहिए 178 का। 178 का आपको सैंपल साइज चाहिए 11 प्रेडिक्टर के बेस पे। तो अब इसी प्रेडिक्टर पे हम रहने देते हैं और हम स्मॉल इफेक्ट साइज कर देते हैं। स्मॉल इफेक्ट साइज आपके सामने शायद शोर ऑफ 0.02 है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 11 प्रेडिक्टर के बेस पे स्मॉल इफेक्ट साइज अगर आप सिग्निफिकेंट चाहते हैं तो आपको 1267 का सैंपल चाहिए। 1267 लोग चाहिए फॉर योर स्मॉल इफेक्ट साइज। तो स्मॉल इफेक्ट साइज का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और अगर आपने तमाम गाइडलाइंस डेटा कलेक्शन की फॉलो की हैं और 1267 लोगों के डेटा के ऊपर अगर 11 प्रेडिक्टर का रिलेशनशिप नहीं आया तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पार्टिसिपेंट पूछ सकते हैं मुझसे, मैं फिर फर्दर आगे चले आऊँ। सर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स उनका हमने सब वो नहीं लेना, सबसेट्स वगैरह नहीं लेने, जैसे जेंडर वो भी 1 काउंट होगा और नहीं फैमिली वो तो 1 ही काउंट होगा, जेंडर 1 काउंट होगा, फैमिली सिस्टम 1 काउंट होगा। सबसेट हम नहीं लेंगे, मतलब उसका सबसेट, उसकी कैटेगरीज हम नहीं लेंगे, वो कैटेगोरिकल है ना। सही। कंटीन्यूअस है तो भी सिंगल काउंट होगा, कैटेगोरिकल है तो भी सिंगल काउंट होगा। ओके। जी मदा मदा चांडियो, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी सर, आपने बोला था कि पेरेंटिंग स्टाइल या कुछ इस तरह का बोला था, उसका आपने प्रेडिक्टर 3 लिया था, वो कलेक्टिवली 3 कैसे लिया आपने सर? वो कैसे होगा? 3 तरह के प्रिंटिंग स्टाइल है ना, परमिसिव प्रिंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन, 3 सब स्केल है उसमें। जी तो जी आपने सर, ठीक हो गया। तो एक वेरिएबल नहीं कंसीडर करना प्रिंटिंग स्टाइल, 3 वेरिएबल। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हम ये आगे चलें, फिर मैं इसकी सैंपल डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जी मिसाल अक्सर खान जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछें। सर इसके इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे जितना भी हमें होता है कि इतनी पॉपुलेशन से आपने डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन अगर हमारा जो हम ऐसी पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं जो जो उतनी अमाउंट में मौजूद नहीं होती या हमारी हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं या हमारी इतनी अप्रोच नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए डेफिनेटली वो या फिर रिसर्च, उतना ही लेना होता है? नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। गुड क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपने ना आपने आपने ऐसी, मतलब मैं एक पहले मिसाल बताता हूँ, जैसे कि मतलब आपको फैक्टर एनालिसिस या स्केल वैलिडेट करने के लिए, जो क्वेश्चनियर वैलिडेट करने के लिए जो आपको पार्टिसिपेंट चाहिए, तो डिफरेंट रिसर्चर के मुताबिक बात है कि आपको 300 लोग चाहिए। लेकिन सम टाइम आपको ये ऐसा पेन का स्केल बना रहे हैं जो कैंसर पेशेंट के लिए, तो आप 300 का कैंसर पेशेंट का तो सैंपल आप नहीं ले सकते। तो जी उसके सर। लिए फिर आप, जाहिर बात है, कैंसर के ऊपर प्रीवियस कोई ना कोई रिसर्च तो पब्लिश होगी, तो उन रिसर्चेस को आप साइट करें। अब ये बात फिर आप अपने लिमिटेशन में ऐड करें। मैं बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपके पास यही मतलब 300 लोग आए कैंसर के, कि आपने 300 जी लोग सर। लेने कैंसर के। अब आपने ये फार्मूले के तहत लिखा कि मैं 300 लोग मतलब लेना चाहती थी इस फार्मूला के तहत, लेकिन
मैंने 150 लोग रिक्रूट किए क्योंकि रिसोर्सेस यहाँ तक मेरे थे, और प्रीवियस रिसर्चेज ने जिन्होंने कैंसर के ऊपर काम किया है उन्होंने भी इतना सैंपल साइज कलेक्ट किया था। आगे 2-3 उस सेम सैंपल साइज की रिसर्चेज की साइटेशन दे दो। सही। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं जी जी सर काइंडली रिक्वेस्ट है 1 मिनट में सर ये रिवाइज कर दीजिए जो आपने डिफरेंट बताए, इफेक्ट साइज, अल्फा एरर, प्रोबेबिलिटी, मैं ये सर दोबारा 1 बता मिनट में देता कर हूँ। दें। थैंक यू सर। इफेक्ट साइज दरअसल आपका एजुकेशनल रिसर्चेस के लिए मीडियम चाहिए। उसके बाद आपने नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स ऐड करने हैं। प्रेडिक्टर्स आपके दो चीजों से होते हैं, एक आपके वेरिएबल और एनी सब स्केल जो आपके उस वेरिएबल को मेजर कर रहा हो, तो सब स्केल विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल प्रेडिक्टर। तो जितने सब स्केल होंगे वो एक आईवी के, दूसरे आईवी के, तीसरे आईवी के, वो ऐड करके सिग्निफिकेंट लिटरेचर बेस्ड डेमोग्राफिक वेरिएबल आप लेंगे वो सम करके आपके पास जो नंबर आएगा आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो अब हम थैंक यू सर। फॉर एग्जांपल आप टी टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे टी टेस्ट के लिए अगर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर रहे हैं तो आप मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट मीन वाला ऑप्शन यहाँ टेस्ट फैमिली से आप टी टेस्ट करेंगे, और स्टैटिस्टिक टेस्ट से आप मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट मीन्स ये आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आपको डिसाइड करना है, अगर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है तो वन टेल, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है तो टू टेल। फॉर एग्जांपल वन टेल है तो इसमें हमें ये भी उसी तरह हमारे इफेक्ट साइज हैं स्मॉल। अगर आप टी टेस्ट किया हो तो आपको पता है कौन्स डी की वैल्यू के मुताबिक स्मॉल, मीडियम और लार्ज इफेक्ट साइज हमारे पास होते हैं। तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज इफेक्ट साइज के हिसाब से आप जितना इफेक्ट साइज आपकी वैल्यू स्मॉल होती जाएगी आपका सैंपल साइज का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है एलोकेशन n2/n1। इसका मतलब है कि आपके दोनों ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेटिव है रेशियो है वो सेम होगी। मतलब ईच इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल आप जेंडर पे रिसर्च कर रहे हैं तो हर मेल के अगेंस्ट एक फीमेल आप रिक्रूट करेंगे तो ओके यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन आपको अगर ऐसे लगता है कि आपके मेल के अगेंस्ट एक मेल के अगेंस्ट फीमेल 5 रिक्रूट होंगी या 5 मेल के अगेंस्ट एक फीमेल रिक्रूट होगी तो उसकी रेशियो डिफरेंट होती है। लेकिन मोस्टली हमारी 1 की रेशियो होती है, मतलब हम इक्वल पार्टिसिपेंट ले रहे होते हैं। तो आप सिंपल इसमें यहाँ पे ये देखना है कि 1 टेल है या 2 टेल है, मतलब आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है या नॉन डायरेक्शनल। तो अब आपको सैंपल साइज चाहिए 176 इसका। और एफ टेस्ट का हम एक दफा देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस किया था। सर यहाँ पर इफेक्ट साइज रिकमेंडेड क्या होता है? देखें एजुकेशनल रिसर्चेस के लिए मीडियम इफेक्ट साइज इज सफिशिएंट, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है और पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं। ओके सर। ये जो ये मीडियम सर हर जी जी मतलब के टी टेस्ट में भी मीडियम ही रहेंगे, एफ टेस्ट में मीडियम, हर जगह ठीक हो गया सर। जी 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 आप दोनों में मीडियम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए 178 और वहां पे आपको चाहिए 176। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं कि आपको दोनों एनालिसिस रन करने हैं। एक में आपके आए 176 और दूसरे में आए 276। तो आप 276 पार्टिसिपेंट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना प्रिडिक्टर कर देता हूँ 70, तो आपको चाहिए 208। अब यहाँ पे 208 चाहिए लेकिन टी टेस्ट में आपको 176 पार्टिसिपेंट चाहिए, तो अब आप 208 लेंगे क्योंकि 208 में 176 कैटर हो जाएगा, लेकिन 176 में 208 कैटर नहीं होगा।
ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे अंदाज में समझ आएंगी चीजें। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर ये जो हमने जी पावर के थ्रू सैम्पलिंग साइज देखना है, ये सिर्फ पर्पस ऑफ सैम्पलिंग में ही होगा या तमाम सैम्पलिंग नहीं, किसी भी सैम्पलिंग में आप देख में यही हम यूज करेंगे? ठीक हो। ये सर सैम्पलिंग के लिए हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है, इसके लिए यही मेथड रिकमेंडेड है या और भी होता है कोई? और भी हैं, मल्टीपल है। मैं 3 कराऊंगा आपको, एक जी पावर के तहत, एक जैक्सन एंड क्ले के फार्मूले के तहत, और एक आपको कराऊंगा डैनियल सोपर के फार्मूला के तहत। तो आप ओके किसी भी, मतलब आपका जो लिटरेचर सैंपल साइज है ना, वो किसी ना किसी कैलकुलेटर के तहत डिसाइडेड हो। मतलब रैंडमली आपके सुपरवाइजर ने कहा 150 ले लो, वो नहीं होना चाहिए। ओके सर। ये इसका राइटअप है। हम मैक्सिमम अगर जी पावर के तहत कर भी लें तो हम बड़ा सिंपल सा मतलब रन करते हैं। मैंने चीजें हाईलाइट भी की हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज फॉर द प्रेजेंट रिसर्च पावर एनालिसिस वाज अंडरटेकन थ्रू जी पावर। तो मतलब यहाँ पे आप कोई भी अगर मेथड यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका मतलब बता सकते हैं। जी पावर है, डैनियल सोपर कैलकुलेटर है, मतलब कोई भी है। अब क्योंकि आगे जो मेथड है वो स्पेसिफिकली जी पावर का है। द एनालिसिस रिवील फॉर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस बेस्ड ऑन 3 प्रेडिक्टर्स। तो यहाँ पे आपने अपनी रिसर्च के प्रेडिक्टर्स ऐड करने हैं विद अल्फा। मतलब अल्फा की वैल्यू जो मीडियम है वही होगी। अ मीडियम इफेक्ट साइज ऑफ F12 could reliably be assessed with 250 participants। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट अपना प्रेडिक्टर्स ऐड करने हैं कि प्रेडिक्टर्स आपके कितने थे, और यहाँ पे फिर आप उसी हिसाब से जब कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना सैंपल साइज चेंज कर देंगे। ओके सर। अब क्योंकि मैंने बताया कि आप कोई ना कोई और टेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो इसी तरह दूसरे सैंपल साइज का टेस्ट है। वो कहता है फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट विद अल्फा ये कुड रिलायबली बी असेस्ड। तो आपका यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी कि आपके कितने पार्टिसिपेंट हैं। फिर आप बताएंगे बेस्ड अपॉन द पावर एनालिसिस वेयर मीडियम इफेक्ट साइज कुड रिलायबली बी डिटेक्टेड। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपने क्या किया है। मतलब मीडियम इफेक्ट साइज लिया है, लार्ज इफेक्ट साइज लिया है, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं। ये है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइटअप। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है। कोई भी आपका रिव्यूअर, आपका एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने ये वाला सैंपल साइज क्यों लिया है, ये सैंपल साइज कहाँ से डिसाइड किया। Yes, sir. Could reliably be detected with 250 to 278 participants. A convenient sample of 310 was included in the present study. तो मतलब आप जितना आपको सैंपल साइज बताया गया है उससे आप 10, 15, 20 क्वेश्चन यार ज्यादा ही फिल करवाएं। Okay, sir. Student of the University of Surgoda were selected as sorry। और नेक्स्ट है जो हम सबसे बड़ी मतलब चीजें, अगर पीएडी का थीसिस है, रिव्यू के लिए जा रहा है, या आप किसी को प्रपोजल लिख रहे हैं, मतलब सॉरी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अच्छी चीजें ये समझी जाती हैं कि आपका रिस्पांस रेट दिया गया हो। कि आपका रिस्पांस रेट दिया गया, कि आपके रिस्पांस रेट क्या है। आप देखें, the response rate was found to be 81%। ये होगा फॉर योर मतलब फाइनल रिपोर्ट, नॉट फॉर योर प्रपोजल। ये जो रेड पोर्शन है ये प्रपोजल राइटिंग के लिए नहीं होगा, ये मतलब आपके रिसर्च रिपोर्ट थीसिस के लिए होगा जब आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे। द रिस्पांस रेट वाज फाउंड टू बी 81% एज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। मतलब देखें, आप बताया गया है कि रिस्पांस रेट क्या है, तो आपने यहाँ पे जस्ट ये चेंज करना है। जो आपका है वो किस तरह निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो किसके मतलब तहत हमने निकाला है? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के फार्मूला के तहत। अब 81% पे मैं एनालिसिस कर सकता हूं या नहीं। These responses rates were in accordance with Kelly et al. 2003 that 65% response rate is an acceptance rate for the self-reported questionnaire. Is accepted rate for the self-reported questionnaire. तो मतलब आप जब रिसर्च कर रहे हो सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर पे तो 65% आपका रिस्पांस रेट होना लाजिम है, अदरवाइज आप एनालिसिस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं रिस्पांस रेट कैसे निकालते हैं। सर ये रिस्पॉन्स रेट कंप्लीट क्वेश्चनर के लिए होगा या क्वेश्चनर फिल करने या ना करने की बात? आप सब्र कर लें, वो भी पता चलता है। ये देखें, ये लतीफ होता है कि आपने टोटल डेटा जो हासिल किया वो कितना डिवाइडेड बाय टोटल डेटा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो कितना था, और उसको आप Yes, sir. मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब कलेक्टेड डेटा का मतलब क्या है? कलेक्टेड डेटा का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चनर आपको फील्ड मिला है वो कलेक्टेड डेटा है, नहीं। हो सकता है कि वो फील्ड तो हो लेकिन आपको ऐसा लगे कि वो डिस्कार्डेड है, वो किसी ने गलत फिल किया, वो किसी ने पढ़ के फिल नहीं किया, तो वो डिस्कार्डेड होगा, तो वो आपका कलेक्टेड डेटा में नहीं आएगा, वो भी आप वहां से मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया डेटा 500 का और आपको मिला, वापिस जो मिला 300, लेकिन 300 में आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हाफ फील्ड थे, तो 280 बच गए, और 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे फील्ड तो थे लेकिन उन पे इंफॉर्मेशन मतलब मैक्सिमम मिसिंग थी, तो 20 वो आपके डिस्कार्ड हो गए। कितने बचे? 260। और 10 आपके पास ऐसे थे जो मतलब गलत फिल हुए थे, मतलब ऊपर नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी, किसी ने अपने जिस पे वो स्ट्रांगली एग्री था जिस स्टेटमेंट पे, उसी स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो स्ट्रांगली डिसएग्री था। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा हुआ होता है हमारे यहाँ, मैं जिंदगी मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, स्ट्रांगली एग्री, मैं हमेशा गुस्सा करता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री, ओ सॉरी स्ट्रांगली एग्री। तो ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, तो वो हमें वहां से इंडिकेटर, वो जब मैं क्वेश्चनर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो अब आपके पास कितने लोग आ गए? 250। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 200 टोटल कलेक्टेड डेटा, 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये लतीफ आप काइंडली इसे देख लेंगे। यस सर 250 नहीं होगा कलेक्टेड ओ डाटा? सॉरी 250, सॉरी 250 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आपका 50% रिस्पांस रेट बनता है। 50%. 0.50 multiplied by 100 is equal to 50%. It means कि आपका जो रिस्पांस रेट है is not good fit for your मतलब एनालिसिस। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिनिमम 65% रिस्पांस रेट का है, लेकिन हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये चीजें कंसीडर होनी चाहिए। यस सर।
जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? नो सर सर। ये जो स्टैंडर्ड दिया गया है 65% का सर, ये कहाँ से ले रहे हैं सर हम? ये कैली एट अल के पेपर से ले रहे हैं सर? जी 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 जी, ये उनका पेपर है, उसको हम कोट कर रहे हैं। आपको अगर कोई 50% का पेपर मिले आप उसे कोट कर दें। अच्छा सर, थैंक यू सर। मतलब ये है कि आप जिस पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो आपका यहाँ पे लिटरेचर सपोर्टेड होना चाहिए। ओके सर। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, फिर अजान भी शुरू होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी दोनों कैलकुलेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सब पार्टिसिपेंट का, और मैं ये डेटा आपके साथ शेयर कर दूँ। सर ओके वो सर, मेरा अल्लाह हाफिज। सर आप क्वेश्चन है तो कर लें। सर हेलो सर। जी जी, अजान हो रही है, आप क्वेश्चन कर लें, मैं अजान के बाद रिस्पांस कर देता हूँ। सर मैं रिटर्न में जियाउर रहमान, अगर पॉसिबल है तो आप क्वेश्चन लिख दें तब तक ना, जब तक सर अजान सुने। जरफिशा, आप भी क्वेश्चन लिख दें अगर पॉसिबल है तो। नहीं जियाउर रहमान, आपका ड्राफ्ट मैं नहीं रिव्यू कर सका। और ज़रफ़शाह, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब आपका कोई ना कोई सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे होंगे, मतलब आपका कोई क्राइटेरिया होगा टू रिक्रूट यूर सैंपल, तो फिर आपकी पर्पज़िव होगी। सिंपल है, वो हेल्थ का है, वो क्लिनिकल का है, वो एजुकेशनल का है, वो किसी भी चीज़ का टॉपिक है। अब देखें, किसी फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं हार्ट डिजीज, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, तो हार्ट डिजीज आपका क्राइटेरिया नहीं है। वो हार्ट डिजीज की बेस पे पॉपुलेशन बन रही है, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब भी यही है, शेयर्ड करेक्टरिस्टिक। अब देखें, वो हो सकता है मेल हो, जब मेल की पॉपुलेशन बने, आप मेल पे कर रही हो काम, तो मेल की पॉपुलेशन का भी वो तो हिस्सा है। तो मेल या कोई डिजीज होना या कोई डिसऑर्डर होना,
ये क्राइटेरिया नहीं है, ये दरअसल वो करैक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे, वो शेयर्ड करैक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे वो पॉपुलेशन बनती है। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक क्राइटेरिया के बेस पे एक पॉपुलेशन है, वो अनमैरिड है तो वो अनमैरिड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, वो मेल है तो वो मेल में भी तो काउंट होता है, वो अडल्ट है तो वो मेल अडल्ट में भी काउंट होता है। तो किसी एक शेयर्ड करैक्टरिस्टिक के बेस पे लोग जब मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। तो क्लिनिकल डिसऑर्डर या हेल्थ डिजीज होना वो एक पॉपुलेशन बनाती है, वो क्राइटेरिया नहीं बनाती। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हमारे पास क्लिनिकल पॉपुलेशन है जस्ट लाइक के बर्न सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है मेरी पॉपुलेशन, तो उसमें जो सैंपल साइज होगा वो खुद से डिसाइड किया जा सकता है कि लोअर सैंपल साइज लिखा जाए जस्ट लाइक 50 या 75 या 100, तो उसके लिए जी पावर या कोई भी कैलकुलेटर परपज सैंपलिंग यूज करते हुए यूज करना जरूरी है, या रफली अगर हम जरूरी नहीं डिसाइड है, उसका ये है कि आप देखें प्रीवियस बर्न सर्वाइवर पे देखें, ठीक है ना, कि रिसर्चेस जो हुई हैं कितना सैंपल साइज के साथ हुई है। दूसरा, आप जो मैक्सिमम एनालिसिस कर रही हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे आपको मिनिमम सैंपल साइज क्या चाहिए। आप बताएं कि आपने 70 का सैंपल साइज लिया और मेरा जो एनालिसिस थे वो रिग्रेशन बेस्ड थे, और रिग्रेशन के लिए मिनिमम 70 लोग चाहिए होते हैं एक साइटेशन के मुताबिक, और दूसरी साइटेशन के मुताबिक 90 लोग चाहिए होते हैं। तो आप उनकी साइटेशन देने के बाद आगे बताएं कि प्रीवियसली रिसर्चेस भी इसी सैंपल साइज के साथ इन्हीं एनालिसिस को कंडक्ट किया और उनकी आगे साइटेशन। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज हम नो सेशन सर। बैक करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया।